नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भाषा शिक्षण की नवीन विधियां जो हैं वह होगा। आज की हम इस क्लास में सन 1835 ईस्वी के लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसके बाद में संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए जिन जिन नवीन विधियों का प्रयोग किया गया है उन विधियों की चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन विधि। संस्कृत भाषा शिक्षण की नवीन विधि। देखिए, 1835 की जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, 1835 ईस्वी की मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद जिन विधियों को जो प्रयोग में लिया गया, जिन विधियों का आविष्कार हुआ और जो विधियां संस्कृत भाषा सिखाने हेतु प्रयोग में आई, उन विधियों को हम नाम देंगे भाषा शिक्षण की नवीन विधि। और भाषा शिक्षण की ये जो नवीन विधि हैं, इन नवीन विधियों की हम चर्चा करें तो जिसे आप कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, व्याख्या विधि है, फिर इसी प्रकार हर्बटीय पंचपदी विधि है और मूल्यांकन विधि है। ये जो 6 विधियां हैं, इन विधियों की हम जो हैं चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए एक एक विधि है उनकी हम चर्चा करते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन विधियों में मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद भाषा शिक्षण कराने हेतु जो विधि काम में हुई, उन्हीं विधियों का नाम दिया गया कौन सी विधि? नवीन विधि। अब ये जो विधियां हैं उनमें हम बात करें तो एक पाठ्य पुस्तक, दूसरी प्रत्यक्ष, तीसरी विश्लेषणात्मक, चौथी व्याख्या, पांचवी हर्बटीय विधि और छठी हो गई कौन सी? मूल्यांकन विधि। ये सामान्यतः आपकी भाषा शिक्षण की जो नवीन विधियां हैं। अब इन विधियों की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपने पास है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग भारत में सबसे पहले इस वेस्ट महोदय ने किया है, ये ध्यान रखें। पाठ्य पुस्तक विधि, भारत में इस विधि के समर्थक कौन हैं? वेस्ट महोदय हैं। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो सीधा सा तरीका है, बालकों को जब भाषा सिखाई जाती है तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तक में भाषा के जो पाठ हैं, उन्हीं पाठों के आधार पर बालकों को भाषा सिखा दी जाती है। पाठ पढ़ करके पाठों के द्वारा ही बालकों को भाषा का ज्ञान करवा दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस विधि के अंतर्गत शिक्षण के केंद्र बिंदु हैं वो पाठ्य पुस्तक के क्या हैं? पाठ हैं। देखिए, इस विधि के अंतर्गत कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है और उन्हीं पाठ्य पुस्तकों के द्वारा संस्कृत का शिक्षण कराया जाता है। यह जो वर्गीकरण होता है पाठ्य पुस्तक में, वह बालक के निकटस्थ वातावरण पर आधारित होता है। उसके बाद हम बात करें, इस विधि में क्रमशः वर्णमाला, छोटे छोटे शब्दों से वाक्य और वाक्य से अनुच्छेद आदि का जो है शिक्षण करवाया जाता है। मतलब वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, इस रूप में जो है इस विधि में शिक्षण कार्य होता है। शिक्षण के जो केंद्र बिंदु हैं, शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो पाठ्य पुस्तक के क्या होते हैं? पाठ होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस विधि में छात्र और प्रौढ़ व्यक्ति भी शिक्षक की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से संस्कृत का ज्ञान करने लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि भाई पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके सरल भाषा में होती है, वर्ण, शब्द, वाक्य इस रूप में क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, तो सरल भाषा में लिखिए तो आसानी से इसको किताब के द्वारा संस्कृत भाषा सीख ली जाती है। आगे हम बात करें, ये विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। फिर उसके बाद में हम बात करें तो इसमें छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि भी होती है, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी पाठ्य पुस्तक से शिक्षण कार्य अनवरत किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये विधि कौन से कौशल पर अधिक बल देती है? पढ़ना कौशल जो है, वाचन कौशल जो है, इस कौशल पर तथा छात्रों के शुद्ध उच्चारण पर यह बल देती है। संस्कृत विषय के प्रति छात्रों में अनुराग उत्पन्न करने में भी यह विधि सरल विधि है। नंबर 2, दूसरी विधि की हम बात करें, इसमें पहले दोष की चर्चा करते हुए दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं। यह विधि केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, अतः साहित्य के व्यापक ज्ञान हेतु प्रेरित नहीं करती। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्योंकि जब शिक्षक जो है वो बालकों को पाठ्य पुस्तक के पाठ पढ़ाते हैं, जहीं पर वो व्याकरण का प्रसंग आ गया,
वहीं पर बालकों को व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। इसलिए हम ये कहें कि यहाँ पर जो है क्रमबद्ध रूप से व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाता है। इस विधि द्वारा शिक्षण कराने से छात्रों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का भी अभाव पाया जाता है। कारण पाठ्य पुस्तक में जितनी विषय वस्तु है उसी को तो समझा दिया जाता है, उससे अतिरिक्त जो भी विषय वस्तु होती है उनमें तुलना आदि करते हुए बालकों को पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए कहा गया समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया। ये सरल सी विधि थी आपकी पाठ्य पुस्तक, जो कि नाम से पता है। नंबर 2 की हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को एक तो निर्बाध विधि के नाम से जानते हैं, दूसरा आप ऐसे कहते हैं इसको सुगम विधि के नाम से भी जानते हैं, कुछ इसको सुमात्री विधि, कौन सी विधि कहा जाता है, सुमात्री विधि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये तो भारत में तो वीपी बोकिल ने किया है, भारत में तो किसने किया है, वीपी बोकिल में। बाकी आप ऐसे कहें इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, सर्वप्रथम प्रयोग गुइन ने 1901 में कहाँ पर किया था, फ्रांस में, और अंग्रेजी भाषा हेतु, अंग्रेजी भाषा शिक्षण हेतु, अंग्रेजी भाषा शिक्षण हेतु सर्वप्रथम प्रयोग गुइन ने 1901 में फ्रांस में किया था। फिर भारत में इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया, वीपी बोकिल ने किया। और कहाँ पर किया, अल्फिंस्टन जो नामक हाई स्कूल है, अल्फिंस्टन नामक जो हाई स्कूल है मुंबई में, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग इन्होंने संस्कृत भाषा सिखाने हेतु किया था। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग अंग्रेजी शिक्षण हेतु किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा सिखाने हेतु हुआ था, उसके बाद में इसका प्रयोग अन्य भाषाओं को सिखाने के लिए भी किया जाने लगा। एक बात और ध्यान रखना, इस विधि में जो शिक्षण कार्य होता था उसका माध्यम वही भाषा रखा जाता है जिस भाषा का शिक्षण कराना होता है। जैसे यदि आपको अंग्रेजी भाषा सिखानी है तो माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा, संस्कृत भाषा सिखानी है तो माध्यम संस्कृत रहेगा, इसी प्रकार हिंदी भाषा सिखानी है तो माध्यम क्या रहेगा, हिंदी ही रहेगा। मतलब ये समझ लो मातृभाषा का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत भाषा विशेष को सिखाने हेतु वही भाषा जो है माध्यम रखा जाता है जिसका शिक्षण कराना होता है। जैसे अंग्रेजी शिक्षण हेतु अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत शिक्षण हेतु संस्कृत माध्यम। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं मातृभाषा का इसमें प्रयोग जो है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहता है। मतलब यहाँ पर आप मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस विधि के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो वार्तालाप और मौखिक कार्य ज़्यादा किए जाते हैं। ध्यान से सुन ले इस बात को। इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षण कार्य है उस पर वार्तालाप पर और मौखिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए बालकों के सुनना और बोलना कौशल है वो अधिक विकसित होते हैं। अब मौखिक कार्य और वार्तालापों के द्वारा ही कार्य होता है। इसमें शिक्षक कक्षा में संस्कृत में वातावरण, जैसे संस्कृत भाषा का हम शिक्षण की बात करें तो कक्ष में संस्कृत में वातावरण है वो निर्मित कर देता है। जैसे संस्कृत में वार्तालाप करना, संस्कृत में चिंतन मनन करना, श्लोक पाठ आदि हैं वो भी संस्कृत के माध्यम से ही कराना, सारा कार्य संस्कृत के माध्यम से होगा। और जब बालक बोलेगा संस्कृत, सुनेगा संस्कृत, सोचेगा भी संस्कृत में, चिंतन मनन आदि संस्कृत के माध्यम से कराए, तो जब संस्कृत में वातावरण बन गया तो ऐसी कंडीशन के द्वारा बालक धीरे धीरे संस्कृत भाषा को सीख जाएगा। भाषा शिक्षण की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, भाषा शिक्षण की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। लेकिन संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा नहीं है, इसलिए प्राय अपेक्षाकृत धीरे सीखते हैं। बाकी याद रखना जो प्रत्यक्ष विधि है वह भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। एक बात ध्यान दें, इस विधि में अभ्यास कार्य ऐसा दिया जाता है जिससे बालक संस्कृत के माध्यम से ही चिंतन मनन, संस्कृत के माध्यम से विचारों को प्रकट करें। मौखिक लिखित आदि जो भी कार्य होते हैं वे सारे के सारे किसके माध्यम से होंगे, संस्कृत के माध्यम से। ऐसा करने से भविष्य में छात्रों का भाषा पर पूर्ण अधिकार होने लग जाता है। बाल उद्यान में इसका प्रयोग प्राय अधिक किया जाता है, अर्थात प्राथमिक स्तर पर यह विधि अधिक उपयोगी है। फिर उसके बाद में बात करें इस विधि में मौखिक अभ्यास तथा वार्तालाप व मौखिक अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। व्याख्या एवं काठिन्य निवारण के स्थूल वस्तुओं का प्रदर्शन, मतलब प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन कह सकते हैं, और साथ ही दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग जो है, और अभिनय एवं पर्यायवाची आदि ऐसे शब्द हैं, इनका भी इस विधि में प्रयोग कर लिया जाता है। एक बात और कहें, यह विधि अंग्रेजी शिक्षण हेतु ज़्यादा सफल हो गई, लेकिन संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए जो है वो जो है अधिक सफल नहीं हुई। उसके बाद आप ये कहें इस विधि के गुणों की यदि हम बात करें
तो आप इसके लिए भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। दूसरी बात, सुनना और बोलना, सुनना व बोलना जो कौशल हैं, उन बोलनों कौशलों का विकास, सुनना और बोलना कौशल जो है इनका विकास ज़्यादा होता है। छात्रों में स्वतंत्र रूप से संस्कृत में विचार प्रकट करने की योग्यता का विकास होता है। और आप इसमें बालकों की योग्यता और रुचि दोनों का ध्यान रखा जाता है। ये सामान्यतः प्रत्यक्ष विधि के कुछ क्या हैं, गुण हैं। अब यदि हम दोष की बात करें तो संस्कृत शिक्षण की गति प्राय मंद रहती है। कारण, क्योंकि संस्कृत भाषा लोक व्यवहार की भाषा नहीं है। एक बात, सभी विषयों को पढ़ाने हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये सामान्यतः इसके कुछ दोष बताए गए हैं। अब नंबर 2 पर बात करें हम, अपनी तीसरी विधि जो है वह है विश्लेषणात्मक विधि। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दें, विश्लेषणात्मक विधि जो जिस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है वह है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर यह विधि कार्य करती है, पहली बात। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, विश्लेषणात्मक विधि का जो प्रयोग है वह आप ये कहें कि जो व्याकरण शिक्षण और कथा शिक्षण जो है उसमें प्रायः इसका प्रयोग देखने को मिलता है। व्याकरण में तो जैसे व्याकरण का नियम है अकह सवर्णे दीर्घ बता दिया गया, मान लो, तो सबसे पहले अकह सवर्णे दीर्घ इसका पूर्ण रूप बता करके फिर उसके बाद में इसके जो अंश हैं, अकह क्या है, सवर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ क्या होता है, दीर्घ आदेश है कि एक आदेश है, ये इसके विभिन्न अंश हैं, उनका विश्लेषण। कथा शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे होता है, शिक्षक जो है वो कहानी का सार रूप पहले मौखिक रूप से बालकों को सुना देता है, फिर उसके बाद में उस कहानी के जो भी अंश आ रहे हैं उन अंशों का विश्लेषण करते हुए फिर शिक्षण कार्य कराता है। यही विधि कौन सी है, विश्लेषणात्मक विधि। देखिए, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण कराते हुए शिक्षक संपूर्ण पाठ की विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद पाठ के विभिन्न जो अंश हैं उन अंशों का विश्लेषण करते हुए शिक्षण कार्य को समाप्त किया जाता है। प्रायः इस विधि का प्रयोग जो है वो एक तो कथा शिक्षण कहाँ पर होता है, कथा शिक्षण, और दूसरा व्याकरण शिक्षण के समय इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कथा शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे होता है, कथा शिक्षण में संपूर्ण कथा जो है उस कथा का सार छात्रों को सुना दिया जाता है और फिर उसके बाद उसके अंशों का जो है विश्लेषण किया जाता है। कथा में तो ये ऐसे। व्याकरण में कैसे होता है, व्याकरण में व्याकरण का जो नियम अथवा जो सूत्र हैं उस सूत्र को पहले बता दिया जाता है, फिर उसके बाद में अंशों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कोई एक उदाहरण ले लो, जैसे दीर्घ संधि को पढ़ाते समय ये एक उदाहरण ले लिया, अकह सवर्णे दीर्घ है, ये उदाहरण ले लिया, मान लीजिए अकह सवर्णे दीर्घ ले लिया, तो अब क्या करेंगे, आप ये करेंगे, इसको प्रस्तुत कर सकता है जैसे कि सबसे पहले इसमें विद्यमान जो है अंश अकह सवर्ण दीर्घ आदि इनका विश्लेषण करता रहेगा। पहले तो क्या है, सूत्र को प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद में इसके जो अंश आ रहे हैं उनका विश्लेषण कर दो। इस आधार पर इसको जो है व्याकरण शिक्षण में अपनाया जाता है। उसके बाद आगे इस विधि के द्वारा शिक्षण कराने से छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। दूसरी बात, जो शिक्षण सूत्रों के अनुसरण किया जाता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इस विधि द्वारा शिक्षण रोचक हो जाता है और जटिल विषयों को स्पष्ट करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात तो कहें, शिक्षण कार्य कैसा हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। दूसरी बात, कौन सी विधि मानी गई है, मनोवैज्ञानिक विधि बन जाए, और शिक्षण सूत्रों का इसमें अनुसरण किया जाता है। ये बात आप इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। फिर दोषों की यदि हम बात करें तो सभी विधाओं का शिक्षण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। जिस विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है उसको सम्यक प्रकार से सम्यक प्रकार से समझने के लिए क्रमबद्ध रूप से जो है संश्लिष्ट करना अति आवश्यक होता है, जिसका कि प्रायः इस विधि में अभाव पाया जाता है। ये इसके दोष माने गए। उसके बाद हम बात करें व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में तो देखिए, हम पिछले क्लास में जो भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि थी उन प्राचीन विधियों में भी हम व्याख्या विधि के बारे में चर्चा करे थे। तो यहाँ पर आधुनिक इस नवीन विधियों में ये माना जाता है कि प्राचीन जो व्याख्या विधि है उसी प्राचीन व्याख्या विधि का जो अनुकरण है वह कौन सी विधि है, नवीन व्याख्या विधि है, ये माना गया है। प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग होता था, वर्तमान काल में भी इसका प्रयोग होता है। आपके जटिल अंशों में मुख्य भावों को स्पष्ट करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये कहा गया कि ये जो व्याख्या विधि है प्राचीन व्याख्या विधि का ही क्या है, अनुकरण है। प्राचीन काल में व्याख्या मौखिक रूप से होती थी, वर्तमान में व्याख्या मौखिक के साथ साथ लिखित रूप में भी की जाती है। प्राचीन व्याख्या जो है वो मौखिक होती थी,
वर्तमान में मौखिक और लिखित साथ साथ होती रहती है। वर्तमान समय में व्याख्या विधि के द्वारा शिक्षण कराते समय अध्यापक विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग भी कर सकता है, जैसे कि श्यामपट्ट उदाहरण दिया गया है। उसके बाद हम बात करें, प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षण हेतु अति उपयोगी नहीं है, सामान्य मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। इस विधि द्वारा शिक्षण कराने से छात्रों में निष्क्रियता व उदासीनता की भावना बनी रहती है और ये मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। फिर से ध्यान दें, आपने ये जो व्याख्या विधि पढ़ी है, इसमें शिक्षक लगातार अगर लंबे लंबे विस्तृत व्याख्यान भाषण देता रहेगा तो छात्रों में जो है उदासीनता आ जाएगी, नीरसता आएगी और आप ऐसे कहेंगे ये विधि कौन सी विधि मानी जाएगी, मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट अगली बात करें, हर्बर्टीय पंचपदी विधि। हर्बर्टीय पंचपदी विधि की हम बात करें तो जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री जो हर्बर्ट हुए हैं, इन्हीं हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर इस विधि का विकास हुआ था। हर्बर्ट के सिद्धांतों के आधार पर इस विधि का विकास हुआ, इसलिए इस विधि को किस विधि के नाम से जाना गया, हर्बर्टी विधि। हर्बर्ट महोदय के अनुसार भाषा शिक्षण की इस विधि के कितने सोपान बताए गए हैं, 5 सोपान बताए गए हैं। अतः इस विधि को पंचपदी विधि के नाम से जाना जाता है। अन्य विधाओं के समान संस्कृत भाषा शिक्षण में भी इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा और पाठ्य योजना भी जो है इसी विधि पर आधारित होती हैं। अब इस विधि के जो 5 सोपान बताए गए हैं, वे 5 सोपान कौन से हैं, इन सोपानों की हम एक एक डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, हर्बर्टीय पंचपदी विधि जो है, हर्बर्टीय पंचपदी के जो 5 सोपान हैं, उनमें पहला जो सोपान माना गया है वह तो है कौन सा, प्रस्तावना। दूसरा सोपान जो है वह है पाठोपस्थापन, पाठोपस्थापन, ठीक है। तीसरे सोपान की हम बात करें तो तुलना। चौथा सोपान जो है वह है सामान्यीकरण और 5वां जो सोपान इसका माना गया है वह माना गया है कौन सा, अनुप्रयोग। ये इसके 5 सोपान मान गए। प्रस्तावना में होता क्या है, प्रस्तावना छात्रों का पूर्व ज्ञान परीक्षण। जिस विषय वस्तु का शिक्षण कराना होता है उस विषय वस्तु से संबंधित छात्रों को कितना पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है प्रस्तावना के माध्यम से ही होता है। एक बात ध्यान देना, प्रस्तावना की हम बात करें तो प्रस्तावना में जो अधिकतम प्रश्न संख्या 5 तो न्यूनतम प्रश्न संख्या 4 मानी जाती है। एक आदर्श प्रस्तावना में प्रस्तावना प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात पहले प्रश्न के उत्तर से ही दूसरे प्रश्न का निर्माण होता है। प्रस्तावना प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्रस्तावना प्रश्नों को करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा शैली है वो सरल स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, हाँ या ना के उत्तर वाले सत्य असत्य या हाँ या ना के उत्तर वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, वे प्रश्न एक शब्द के उत्तर वाले होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जब प्रस्तावना कर ली जाती है तो छात्रों की इसी प्रस्तावना के माध्यम से जो अंतिम प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है उससे उसी समस्यात्मक प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन करते हुए जो शिक्षक हैं वो छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। ये सामान्य सी बात हम प्रस्तावना की बात करे थे। फिर उसके बाद में उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन के बाद में पाठोपस्थापन, विषयोपस्थापन, प्रदर्शन जिसे हम कहें, ये सोपान आता है। इस सोपान में क्या होता है, शिक्षक जो है विभिन्न विधाओं आदि के माध्यम से जो है अपने उस पाठ को प्रस्तुत करता है, जिसमें वाचन, अनुवाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आदि सामान्य जो है क्रियाएं जो है इस सोपान में आ जाती हैं। कौन से में, प्रस्तुतिकरण में, जिसे हम पाठोपस्थापन कहते हैं। उसके बाद तीसरा सोपान तुलना। तुलना में होता क्या है, शिक्षक ने जिस पाठ को प्रस्तुत किया है छात्रों के सामने, जिसका स्पष्टीकरण आदि किया है, उसके बाद में छात्रों को जो काठिन्य निवारण होता है उस काठिन्य निवारण से संबंधित जो भी विधियां प्रविधियां अपनाता है वो इसमें शामिल की जाती है। कौन से में, तुलना में। तो तुलना में काठिन्य निवारण से संबंधित काठिन्य निवारण से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है वो तुलना में आती है। यहाँ तक हम बात करें पर्याय शब्द, विलोम शब्द आदि का समानार्थी बता करके भी तुलना करते हुए जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वो तुलना में आ जाता है। इसमें सभी प्रकार के क्या आ जाते हैं, वाचन आ जाते हैं। सामान्यीकरण में सार लेखन या आप इसके निष्कर्ष,
सार लेखन या बालकों से जो निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं वो इसमें आता है, कौन से में, सामान्यीकरण में। जब शिक्षक संपूर्ण पाठ की स्पष्टीकरण करते हुए काठिन्य निवारण आदि करते हुए उसको पढ़ा देता है तो उसके बाद में जो छात्र हैं छात्र जो हैं वे उस पाठ के पढ़ाए गए पाठ के सार लेखन की ओर बढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उसका एक सामान्यीकरण अपना नियमीकरण कर लेते हैं। और फिर लास्ट में आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में प्रयोग या अनुप्रयोग, इसमें क्या होता है, आपने जो पाठ पढ़ाया है उस पाठ को बालक अपने व्यवहार में कैसे लाएंगे, इस हेतु गृह कार्य मूल्यांकन के रूप में दिया जाता है। और फिर उसी के आधार पर जो कक्षा कार्य भी करवा सकते हो और गृह कार्य भी करवा सकते हो, और इस आधार पर जो प्राप्त ज्ञान है, प्राप्त जो नवीन ज्ञान है, उस नवीन ज्ञान को बालक के अपने व्यवहार का अंग बनाया जाता है। मतलब कि उससे गृह कार्य आदि में उसको प्रयोग करवा करके फिर इस सोपान को पूर्ण किया जाता है। इस आधार पर ये जो हर्बर्टीय पंचपदी विधि है, इस हर्बर्टीय पंचपदी विधि में ये 5 सोपान अपनाते हुए फिर बालकों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हर्बर्टीय पंचपदी विधि। हर्बर्टीय पंचपदी विधि में 5 सोपानों को शामिल किया जाता है और वे जो 5 सोपान हैं इनका सही क्रम जो है वो ये है। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा विषयोपस्थापन या इसी को नाम देते हैं पाठोपस्थापन, तीसरा होता है तुलना, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा प्रयोग या अनुप्रयोग। ये 5 सोपान हो गए। अब आगे चर्चा करें इन 5 सोपानों में। 5 सोपानों में सबसे पहले है कौन सा, प्रस्तावना, जो बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित है, अर्थात पूर्व ज्ञान का क्या किया जाता है, इसमें परीक्षण किया जाता है, पूर्व ज्ञान परीक्षण। इस सोपान के अंतर्गत पढ़ाए जाने व पाठ से संबंधित छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण, पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है वो सरल सरल प्रश्नों के द्वारा किया जाता है। प्रस्तावना, हाँ इस बात को विशेष ध्यान रखना, प्रस्तावना जो है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्यों, क्योंकि शुरू में आरंभ में आप जो प्रश्न करते हैं वे बालक को ज्ञात होते हैं और अंतिम जो प्रश्न होता है वो अज्ञात होता है, समस्यात्मक होता है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं ये ज्ञात से जो है अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको विशेष ध्यान रखनी है। प्रस्तावना में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो परस्पर एक दूसरे से कैसे होते हैं, संबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं। संबद्ध कैसे होते हैं, अभी अपन ने चर्चा की थी कि पहले प्रश्न के उत्तर से ही दूसरे प्रश्न का निर्माण होता है। इस आधार पर ये कहेंगे कि ये पूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें एक आदर्श प्रस्तावना में प्रश्नों की संख्या की यदि हम बात करें तो न्यूनतम प्रश्न संख्या 4, तो अधिकतम प्रश्न संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इन प्रश्नों में जो अंतिम प्रश्न होता है वह अंतिम प्रश्न कैसे होता है, समस्यात्मक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना प्रश्नों का उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण के साथ साथ में छात्रों को नवीन ज्ञान से परिचित कराने के लिए भी किया जाता है। ये अपना जो पहला सोपान रहा इसमें वह रहा कौन सा, प्रस्तावना। नंबर 2 की हम बात करते हैं विषयोपस्थापन या पाठोपस्थापन में। इसमें उद्देश्य कथन के साथ साथ में क्या होता है, प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है। प्रत्येक विधा का शिक्षण कराते समय प्रस्तुतिकरण है वो भी अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे आप नाटक पढ़ा रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण अलग होगा, गद्य पढ़ा रहे हैं तो अलग होगा, व्याकरण में अलग होगा, पद्य में अलग होगा। इस आधार पर कहा गया है अलग अलग विधाओं को पढ़ाते समय प्रस्तुतिकरण जो है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन करते समय अध्यापक या छात्र ज़्यादातर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह वयम शब्द का प्रयोग, हम शब्द का प्रयोग होता है। प्रस्तुतिकरण के दौरान ही आप ये सभी प्रकार के वाचनों की हम बात करें वो किए जाते हैं, जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आदि जो है इसी प्रस्तुतिकरण के दौरान आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा सोपान है यहाँ पर तुलना। तुलना की यदि हम बात करें तो जैसे ही प्रस्तुतिकरण आपने किया है उस प्रस्तुतिकरण के दौरान बालकों को जो कठिनता का अनुभव होता है उसी कठिनता के अनुभव हेतु उसका काठिन्य निवारण करने की जो प्रक्रिया है वो इस सोपान में आती है। प्रस्तुतिकरण के दौरान वाचन के समय अथवा शिक्षण के दौरान छात्रों को यहाँ पर छात्र शब्द है, छात्रों को जिन स्थानों पर कठिनाई होती है उन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक द्वारा जो क्रिया अपनाई जाती है वह इस सोपान में शामिल की जाती है। सरल भाषा में आप ये कह दीजिए काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण से संबंधित जो प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया इस सोपान में अपनाई जाएगी। कौन से में, तुलना में। लास्ट की हम बात करते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण की हम बात करें तो आप इसके जब संपूर्ण पाठ को पढ़ा दिया जाता है तो बालक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, सार लेखन करते हैं, कोई नियमीकरण करते हैं, वो इस सोपान में शामिल किया जाता है। इस सोपान के अंतर्गत पढ़ाई गई पाठ के निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। पहली बात हुई निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास।
फिर उसके बाद उससे संबंधित नियम या सार लेखन, नियम या सार कथन लिखने का जो है प्रयास होता है। इस सोपान के अंतर्गत ही अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के मुख्य भाव, ये ध्यान रखें, पढ़ाए गए पाठ के मुख्य भावों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो इसी सोपान में पूछे जाते हैं तथा इन्हीं के माध्यम से मुख्य भाव ज्ञात कराए जाते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण में विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद उससे संबंधित नियमित बनाना, गद्य शिक्षण में मुख्य भाव या सार लेखन करना, पद्य शिक्षण में समान भाव वाली कविताओं द्वारा स्पष्टीकरण, ये सारे किसमें आ जाएंगे, सामान्यीकरण में आएंगे। लास्ट में इसका जो सोपान होता है वह है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग की हम बात करें तो पाठ के तुलनात्मक अध्ययन के बाद में जो नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है उस नवीन ज्ञान को व्यवहार में लाना अत्यावश्यक हो जाता है। इसी सोपान के अंतर्गत शिक्षक द्वारा है शिक्षण कराने के बाद छात्रों से अभ्यास कार्य, गृह कार्य या कक्षा कार्य के रूप में जो है करवाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालकों के ज्ञान को, छात्रों के ज्ञान को परिपुष्ट करना, मतलब उसको अपने व्यवहार में ला करके जो नवीन ज्ञान प्राप्त किया है उसको स्थायी करना, उसको मजबूत करना ही इस सोपान का जो मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब यहाँ पर आप बात करें, ये हर्बर्ट जो पंचपदी विधि के अपने सामान्य ये 5 सोपानों की चर्चा की, तो इसके आधार पर इस विधि के यदि हम गुणों की बात करें तो इसमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन चलता है। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सी विधि होगी, मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरी बात कहें, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांतों का तथा शिक्षणों का इसमें अनुकरण होता है। इस विधि द्वारा शिक्षण कार्यक्रम, जो शिक्षण कार्य है वो क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है। शिक्षण कराने से प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। छात्रों के सभी भाषा कौशलों के विकास का अवसर मिलता है। शिक्षण कराने से इसमें निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति उत्तम सीमा तक, परम सीमा तक होती रहती है। ये इसके कुछ गुण हैं। दोषों की हम बात करें तो आप ऐसे कहेंगे कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। इसके द्वारा जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। और दूसरी बात एक और कहेंगे, सभी विषय इस विधि के द्वारा प्राय पढ़ाई नहीं जा सकती। जैसे गणित विज्ञान विषय की हम बात करते हैं, वहाँ पर इस पंचपदी विधि का प्राय अधिकांशतः प्रयोग नहीं हो पाता है। इसके बाद में नवीनतम विधियों में लास्ट की विधि है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि की हम बात करें, छठी जो विधि है मूल्यांकन, मूल्यांकन विधि के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो पहली बात तो ये पंचपदी विधि, पंचपदी विधि का ही कौन सा रूप है, ये विकसित, पंचपदी विधि का ही ये विकसित रूप मानी गई है। कौन सी विधि, मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि में क्या है कि शिक्षण के जितने भी सोपान हैं, प्रत्येक सोपान की समाप्ति के बाद उससे संबंधित मूल्यांकन कार्य करते चलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया कौन सी विधि, मूल्यांकन विधि। यदि मूल्यांकन विधि के बाद हम बात करें इसके सोपानों की, तो सोपानों में हम बात करें तो नंबर 1 तो आता है इसमें उद्देश्य, दूसरा हो गया इसका व्यवहार रूप, व्यवहार रूप या आप ऐसे कहते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तीसरे यदि हम सोपान की बात करें तो अध्यापक कार्य, पाठ्य बिंदु। तीसरा सोपान जो है इसका वह हो जाएगा पाठ्य बिंदु। चौथे सोपान की बात करें तो अध्यापक कार्य या शिक्षक कार्य कह दो। पांचवें सोपान की हम बात करें तो यहाँ पांचवा जो सोपान है वह है छात्र कार्य। और छठे सोपान की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है कौन सा, मूल्यांकन। ये सामान्यतः जो है आपके इस मूल्यांकन विधि के सोपान माने गए हैं, 6 सोपान माने गए हैं। अब देखिए पंचपदी विधि का विकसित रूप कैसे है। पंचपदी विधि में प्रस्तावना से शुरू होती है, जबकि आप पाठ योजना आदि बनाते हैं तो सबसे पहले उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि आज पाठ के द्वारा हम बालकों में कौन से उद्देश्य प्राप्ति चाहते हैं, तो जिसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। फिर विशिष्ट उद्देश्यों के बाद में जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ऐसे जो आप विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं, उन्हीं विशेष उद्देश्यों के आधार पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो हैं वो लिखे जाते हैं। और जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं वो अनुमान के आधार पर निकाल जाते हैं। तो पहले तो उद्देश्य हो गए जिसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य हो गए, उसमें व्यवहार रूप, व्यवहार रूप का मतलब है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन एक अनुमान के आधार पर लिखे जाते हैं। और यदि हम शिक्षण में बात करें, शिक्षण में यदि हम इसकी बात करें,
उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत की बात करें तो जो है ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो उसकी पुस्तक है, उस पुस्तक के आधार पर यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उनका उल्लेख किया गया है। पाठ्य बिंदु जो सोपान है, इसमें ये उल्लेख लिखा जाता है, ये विवरण लिखा जाता है कि आप जो पाठ जो पढ़ाएंगे पाठ्य योजना में, वो उस पाठ को कौन कौन सी बिंदुओं के माध्यम से पढ़ाएंगे, जिसमें कि आप सहस्वर वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे, मौन वाचन करेंगे। इस रूप में जो कौन कौन सी विधियों बिंदुओं के माध्यम से आप उस पाठ को पढ़ाएंगे, उनका लेखा जोखा लिखा जाता है। शिक्षक कार्य अध्यापक कार्य में होता है कि आप उस पाठ को शिक्षक पढ़ाते समय शिक्षक कौन कौन सी तो विधियों का प्रयोग करेगा, कौन सी प्रविधियों का प्रयोग करेगा, कौन से दृश्य सर्वे सामग्री हैं उनका प्रयोग करेगा, आप इसके कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करेगा। ये सारा जो लेखा जोखा है वो शिक्षक के कार्य में होता है। छात्र कार्य की हम बात करें कि छात्रों को पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक ऐसी गतिविधियां छात्रों से आपस में अंतःक्रिया करवाता है, और सारे जो अंतर्क्रिया करते हैं छात्र, वो छात्र कार्य में लिखा जाता है। फिर मूल्यांकन में क्या होता है, प्रत्येक सोपान की सफलता की जांच के लिए जो समय समय पर मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा वो मूल्यांकन कर लिया जाता है, वो इस सोपान में आता है। इस आधार पर प्रयुक्त होने वाली ये जो विधि है वह है कौन सी विधि, मूल्यांकन विधि। तो चलिए चर्चा करते हैं मूल्यांकन विधि की। मूल्यांकन विधि जो है वो हर्बर्टीय पंचपदी विधि का ही कौन सा रूप है, विकसित रूप। आपकी एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था, पंचपदी विधि का विकसित रूप कौन सी विधि है, आंसर आया था मूल्यांकन विधि। उसके बाद हम बात करें, इस विधि में प्रत्येक सोपान से संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में किए जाने वाले क्रियाकलापों का संयोजन करके साथ साथ में मूल्यांकन कर लिया जाता है। मतलब प्रत्येक सोपान की सफलता की जांच के लिए मूल्यांकन चलता रहता है। शिक्षण में उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक का नाम है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें किया था। उसके बाद हम बात करें, इस विधि में जो सोपानों का अनुसरण किया जाता है वे हैं उद्देश्य, व्यवहार रूप जिसको व्यवहारगत परिवर्तन का नाम दिया जाता है, फिर पाठ्य बिंदु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य और मूल्यांकन। ये इसके पहला उद्देश्य हो गया, दूसरा व्यवहार रूप या व्यवहारगत परिवर्तन कह दूं, तीसरा जो है पाठ्य बिंदु, शिक्षक कार्य, छात्र कार्य और लास्ट में मूल्यांकन। इन 6 सोपानों का अनुसरण करते हुए इस विधि में शिक्षण कार्य कराया जाता है। अब हम बात करें, ये जो 6 सोपान हैं उनमें एक एक की। सबसे पहले उद्देश्य में क्या होता है, पाठ से संबंधित जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन्हें लिख दिया जाता है। इस प्रकार के सोपान में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ये दोनों प्रकार के जो उद्देश्य हैं वे लिखे जाते हैं। उसके बाद व्यवहार रूप या व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें होता क्या है, जो भी उद्देश्य लिखे गए हैं उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर छात्र के पूर्व ज्ञान में किस सीमा तक परिवर्तन आ जाएगा, उसी को अनुमान के आधार पर इस सोपान में लिखा जाता है। तीसरे सोपान की हम बात करते हैं पाठ्य बिंदु में ये ध्यान रखें, इस सोपान के अंतर्गत पाठ को कौन कौन सी बिंदुओं के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उसी का लेखा जोखा इसमें किया जाता है। ठीक है, इसी सोपान में आप ध्यान दें तो भाषा के पाठों में वाचन आ गया, प्रश्नोत्तर आ गया, इसी प्रकार काठिन्य निवारण, पुनरावृत्ति आदि जो हैं वे पाठ्य बिंदु नामक जो सोपान है इसी में शामिल कर दिए जाते हैं। शिक्षक कार्य में जो शामिल किया जाता है उसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण करने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सी तो विधियों का, कौन सी प्रविधियों का, कौन सा दृश्य सर्वे उपकरण होंगे या पाठ्य सहगामी क्रियाएं होंगी, इनमें से किन किन का प्रयोग किया जाएगा, इन सब का विवरण जो है वो चौथा सोपान है शिक्षक कार्य, उसमें लिखा जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करें छात्र कार्य की यदि हम बात करें तो छात्रों को सक्रिय रखने के लिए अध्यापक द्वारा छात्रों से प्रत्येक पाठ के लिए जो पूर्व में चिंतन करवाया जाता है, चिंतन और जो तरवियाएं छात्रों से करवाई जाती है वही इसमें छात्र कार्य में शामिल किए जाते हैं। पूर्व में चिंतन एवं तैयारी से छात्र पाठ के लिए कक्षा में अभिप्रेरित हो जाते हैं और वे सक्रिय रहते हैं। छठा जो सोपान है मूल्यांकन, सरल सा है, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो सोपान है वह मूल्यांकन ही है। इसमें प्रत्येक पाठ की सफलता की जांच हेतु मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं और उन्हीं मूल्यांकन प्रश्नों को पाठ के अंत में स्थान दिया जाता है, जिनसे है पाठ का जो संपूर्ण पाठ आपने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन होता रहता है। ये इस प्रकार से चलने वाली अपनी जो विधि है वह विधि है कौन सी,
मूल्यांकन विधि। अब मूल्यांकन विधि की हम बात करें तो ये खुद भी मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी रहता है और मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांतों और शिक्षण सूत्रों का ये अनुसरण करती रहती है। वही बात दोषों की यदि हम बात करें तो ये जो है इस विधि द्वारा शिक्षण कराने से बालकों में भयाक्रांत होने की संभावना बनी रहती है, डरने की संभावना बनी रहती है। क्यों? बार बार बालकों से मूल्यांकन हो रहा है तो बालक डरने लग जाते हैं। और सामान्यतः एक बात करें, हमेशा छात्रों पर मूल्यांकन का दबाव बना रहता है और प्राथमिक स्तर के लिए ज़्यादा ये उपयोगी नहीं है। इस रूप में अपन यहाँ इस विधि के बारे में चर्चा करी थी। तो भाषा शिक्षण की जो नवीन विधियाँ हैं उन नवीन विधियों में हमने देखा, एक तो है प्रत्यक्ष विधि, सबसे पहले पाठ्यपुस्तक विधि जिसका भारत में समर्थक जो है वेस्टमोर ने किया था। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि जिसका भारत में सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर वीपी बोकिल ने किया है। फिर उसके बाद में विश्लेषणात्मक विधि आ गई जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। उसके बाद में व्याख्या विधि जो प्राचीन है उसी का वर्तमान में भी प्रयोग किया जा रहा है तो वो नवीन बन गई। फिर उसके बाद में हर्बर्टीय पंचपदी विधि जिसके 5 सोपान हैं और अंत में मूल्यांकन विधि जिसके कितने सोपान हैं, 6 सोपान हैं। इनके आधार पर जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, ये जो विधियाँ हैं वो संस्कृत भाषा शिक्षण की आधुनिक विधियाँ हैं या आप इसके नवीन विधियाँ हैं। अब भाषा शिक्षण की जो अपना शिक्षा शास्त्र वाला जो पार्ट है, इसके शेष जो भाग बचे हुए उनकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लासों में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।